नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं विक्रम शाह मंडावी, नक्सल बल्कि धूर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के इकलौती सीट है, विधानसभा है बीजापुर, वहां से विधायक हैं और कांग्रेस से विधायक हैं। आरोपों के केंद्र में विपक्ष इनको रखता है और मौज खूब लेता है, मगर इस समय जो इनके सामने आया हूं, विषय ये है कि बीजापुर जो इलाका है जो नक्सल प्रभावित है, सघन नक्सल प्रभावित है और वो इलाकों में से गिना जाता है जिसे लेकर केंद्र सरकार भी कहती है कि माओवाद का धूर क्षेत्र अभी भी जो है जिसको क्रैक नहीं किया जा सका है वो बीजापुर है। वहाँ पर विक्रम ये आरोप लगा रहे हैं अभिलेखों के साथ कि कई इलाकों में जो आदिवासियों की ज़मीन है उन ज़मीनों को उद्योगपति खरीद रहे हैं। इसी मसले पे बात करने हाजिर हुआ हूँ कि आखिर ये मसला क्या है। सर नमस्ते। विक्रम जी, क्या है विषय, ये क्या कहानी है? देखिए, मैंने पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात को उठा रहा हूँ कि बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के एक गांव है बड़ेपल्ली, छोटेपल्ली, बैल और धर्मा, जो कि इंद्रावती नदी के उस पार स्थित है। वहाँ पर रायपुर निवासी उद्योगपति महेंद्र गोयनका ने 127 एकड़ जमीन वहाँ के लोगों ग्रामीणों का लिया है, जो कि सलवाजुडुम राहत शिविर में रह रहे थे 2007 से। और उसके बाद वहाँ के ग्रामीण जब जनजीवन सामान्य होने लगा तो लोगों को लगा हमको वापस जाना है वहाँ पर। जिस तरीके से लगातार वहाँ पर सरकार और पुलिस के जवानों के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और थोड़ा सा लग रहा है जनजीवन सामान्य स्थिति में हो रहा है, तो जाना चाह रहे थे। जब जाना चाहे अपने गाँव, जब उनको मालूम चला कि उनकी ज़मीन को किसी दूसरे के नाम से चढ़ाया गया है, और जब वो तहसील में गए, तहसील में जाने के बाद उनको पता चला कि वो व्यक्ति रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका है। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, फिर मैंने पता लगाया, तब हमें मालूम चला कि वो व्यक्ति वहाँ का रायपुर निवासी उद्योगपति महेंद्र गोयनका है। और ये वही जगह है जिस जगह की ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले बड़े माओवादी नक्सल कैडर रुपेश जिसका नाम होता है, वो वहाँ से उस गाँव से इस पार आता है, इंद्रावती नदी के उस पार, जो अबुझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से इस पार आता है पुनर्वास या आत्मसमर्पण जो भी करने के लिए। तो बताइए, उस जगह है जहाँ पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, और उस जगह पे अगर उद्योगपति वहाँ पहुँच रहा है तो उसका विरोध हमने किया है और प्रशासन से, सरकार से इस बात का किया है। दूसरी एक और बात है, जो जरा उसूर ब्लॉक के ग्राम संकनपल्ली, वहाँ भी लमसम 119 एकड़ है, जो मौजूदा समय में वहाँ के ग्रामीण आदिवासी उस खेती बाड़ी कर रहे हैं, आराम से अपने रह रहे हैं, वो धान भी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामान्य जनजीवन जी रहे हैं। उनके नाम से भी उसी ने फर्जी, जगदलपुर निवासी ठेकेदार ने फर्जी पट्टा बनाया और रजिस्ट्री भी चला लिया उसका। तो इन सभी चीज़ों को मैंने उठाया और कलेक्टर के सामने, प्रशासन के सामने अपनी बात रखा ग्रामीणों के साथ में कि प्रमाण के साथ में इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। और प्रथम दृष्टया तहसीलदारों ने जांच प्रतिवेदन भी किया, उसमें भी उन्होंने पाया है कि ये कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरी एक जिज्ञासा है और सामान्य जो ज्ञान रखेगा वो प्रश्न करेगा। आदिवासियों की ज़मीन जाहिर है आदिवासी के नाम पे है, आप कह रहे हैं उद्योगपति ने लिया। आदिवासी की ज़मीन कोई उद्योगपति, जो कि जैसा नाम बता रहे हैं आप, वो सामान्य वर्ग से है, तो विक्रम आप मुझे ये समझाइए कि वो कैसे ले सकता है? देखिए, पहली बात तो जो पहला वाले मामले में बताया मैंने, जो बड़ेपल्ली, छोटेपल्ली, जो अबुझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है, बड़ेपल्ली गाँव का, और वहाँ पे जो राउत समाज होता है हमारे यहाँ, जो आदिवासी के साथ बराबर मूल निवासी है और वहाँ वर्षों से रह रहा है, गाँव बसाने वाले लोग हैं, आदिवासी में नहीं आते हैं, लेकिन वो बराबर उनका जो कल्चर सब कुछ बराबर है, तो उनका ज़मीन है, ओबीसी में आते हैं मौजूदा समय में। लेकिन दूसरा जो बात मैंने उठाया है, वो दूसरा जो संकनपल्ली उसूर की बात किया है मैंने, वो आदिवासी हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि आदिवासी जमीन कैसे गैर आदिवासी के नाम से, दूसरे वर्ग के नाम से कैसे रजिस्ट्री हो सकता है। तो यही तो हमारा भी सवाल है। अगर ये हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हुआ है, जगदलपुर निवासी कमल देव झा के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ है, बताया जो रजिस्ट्री होता है वो हुआ है पूरा। मैंने प्रमाण के साथ वहाँ जो पंचायत के ऑफिस से मैंने निकाला है जानकारी, सब सौंपा भी है प्रशासन को, जांच चल रहा है। अच्छा, आप वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, दूसरा टर्म है आपका, उसके पहले भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं वहाँ। क्या आप ये समझाना चाहेंगे या बता पाएंगे कि इन ट्राइबल्स की ज़मीन को और ऐसे दूर रिमोट एरिया में ज़मीन खरीद कर आखिर होना क्या है, क्या प्लान चल रहा है? देखिए, वर्तमान समय में बस्तर को लेकर, मैं पूरे बस्तर की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बस्तर को लेकर बहुत ज़्यादा जो कुछ लोग हैं जो
उद्योगपति हो सकते हैं या बड़े ठेकेदार हो सकते हैं, कुछ पैसे वाले हो सकते हैं। ये ज़मीनों को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो चल रहा है कि किसी भी तरीके से ज़मीन खरीदा जाए। जैसे जैसे लग रहा है नक्सल मुक्त बस्तर होते जा रहा है, तो ज़मीनों को जो लेने के लिए भाग दौड़ मच रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं, ज़मीनों की खोज फरोख कर रहे हैं, कहाँ पे ज़मीन मिलेगा, सस्ता ज़मीन मिलेगा। तो इस तरीके से लोग आ रहे हैं, और उनके किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये तो लेने वाला ही बता पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ लोगों की नज़र है। और ये तो अभी 2 मामला मैंने उठाया है बीजापुर की। बीजापुर में भी और ऐसे मामले हैं, सुकमा जिला में है, नारायणपुर में है, बस्तर जिले में, अमूमन कोंडागांव जिले में, हर जिले में ये स्थितियाँ सामने लगातार सामने आती जा रही है। तो मैंने इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे जो ज़मीनों की खरीद बिक्री, चाहे आदिवासी हो, चाहे वहाँ के बस्तरिया जो मूल निवासी समाज हैं, बहुत सारे ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनकी ज़मीनों को, जो वर्षों से रह रहे हैं उन लोगों की ज़मीनों को एक बड़े पैमाने पर लेने का जो एक दौर चल रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। और जहाँ भी इस तरीके से फर्जी काम हुआ है, फर्जी ज़मीन खरीद फरोख्त हुआ है, उसको जांच किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई करो और जमीन को वापसी हो। ये मैंने पत्र आपने एक पत्र राज्यपाल को भी लिखा था? जी, महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा है मैंने। राज्यपाल को आपने पत्र लिख लिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिख लिया, कुछ हुआ उसके बाद? नहीं, जांच हुआ है, जांच चल रहा है स्थानीय स्तर पे। जो डिप्टी कलेक्टर हों के 3 सदस्यीय जांच दल बनाया है, मैंने कुछ दिन पूर्व उसमें माननीय कलेक्टर महोदय से बात किया, जांच हुआ है। जांच तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिया है, प्रथम दृष्टया उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया है, उन्होंने अनुशंसा भी किया है। लेकिन उस पर जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए पुलिस थानों में, वो नहीं हो रहा है। और जो कार्रवाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस बात की भी स्पष्टता प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं है। आपने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था ना? जी बिल्कुल, मैंने विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को उठाया है और वहाँ भी अपनी बात रखी है। सरकार का रुख कुल जमा क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार तो जिस तरीके से विधानसभा हो चाहे बाहर में बात हो, लगातार मैं उठा रहा हूँ इस मामले को लेकर, जिस तरीके से गंभीरता दिखाना चाहिए, वो मुझे तो कहीं पर दिख नहीं रहा कि गंभीरता सरकार में, प्रशासन में गंभीरता है। स्पष्ट प्रमाण पेश हो रहा है, तहसीलदारों के प्रतिवेदन के आधार पर जांच में सामने आ रही है, हम भी अपनी प्रमाण पेश कर रहे हैं, ग्रामीण अपने बयान दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जमीन मालिक आके ये बोल रहा है कि जमीन मेरी है, मैंने नहीं बेचा है। उसके बावजूद भी उस मामले में कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है, टाल मटोल हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई? आखिर कौन, किसके दबाव में उन्हें बचाने का प्रयास हो रहा है? मुझे ये बात को समझ में नहीं आ रहा है विक्रम। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो इस मामले में जो जिनकी भूमिका है, वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं पहुँच हो, उन पहुँच की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो, ऐसा भी मुझे अंदेशा है। विक्रम, एक काल्पनिक सा सवाल है मगर धरातल के नज़दीक है। सरकार कहती है, केंद्र की सरकार और बहुत सारे लोग, कि माओवाद से लड़ाई अपने अंतिम कगार पे है। एक धड़ा, एक विचारधारा कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक छद्म युद्ध है और ये जो दिख रहे हैं हटते, इससे माओवाद समाप्त नहीं होगा। इस बहस को किनारे कर देते हैं, खत्म होगा नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है, ऐसी घटनाएं जब ट्राइबल इलाकों में हो रही हैं या सामने आ रही हैं, इससे माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उस पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, ये जो हम जो मुद्दे उठा रहे हैं या जिस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अलग है। माओवाद और इसमें कोई वो नहीं है, ये अलग। क्या वो सिंपैथी जो बार बार माओवादी कहा करते थे कि लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जो भी चीज़ें वो कहा करते थे, और ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या वो पुश नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं पहली बार बस्तर के अंदर में सरकार भी जिस तरीके से दावे कर रही है, और बहुत हद तक बस्तर में जो शांति दिख रहा है, शांत माहौल दिख रहा है। और हम सब चाहते हैं, बस्तर का निवासी चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का हो, वो ये चाहता है कि बस्तर में शांति हो, बस्तर का विकास हो, बस्तर में आपसी भाईचारा कायम रहे। हम सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वर्तमान समय में ये दिख रहा है, जिस तरीके से जो थोड़ा सा एक माहौल शांत होता दिख रहा है, लेकिन उससे दूसरे और इस तरीके से जो समस्याएं आ रहे हैं, ज़मीनों के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं, पैसे वाले दौड़े दौड़े जा रहे हैं, उन गरीब आदमी जो संभला भी नहीं है अभी, एक तरह से मैं जहाँ तक मेरा जो अनुमान है कि संभल भी नहीं पा रहा और सीधे उनके ज़मीनों को हड़पने का काम हो रहा है। तो सरकारों को भी इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर इस तरह सरकार अगर उन गरीबों का विश्वास नहीं जीतेगा, कार्रवाई नहीं करेगा उन जो दोषी लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का विश्वास भी मुझे नहीं लगता कि सरकार के प्रति बना रहेगा। अच्छा, उस क्षेत्र में लगातार आप उसी क्षेत्र के हैं, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है विक्रम, कि
सरकार बड़े पैमाने पे उद्योग लगाने के फेर में लगी हुई है अलग अलग जगहों पे बस्तर में, खासकर दक्षिण बस्तर। नहीं देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर दक्षिण बस्तर ही नहीं, पूरे बस्तर के लोग वर्तमान समय में थोड़ा सा आशंकित डर महसूस कर रहे हैं। जिस तरह के माहौल दिख रहा है बस्तर के अंदर में उद्योगों को लेकर कि बड़े पैमाने पर उद्योग लगाना है, बड़े लोग पैमाने पे वहाँ पे जमीन लेना है, इस तरह के लोगों को करना, तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से उद्योग लगा रहा है, किस तरीके से उद्योग लगाएंगे, उस उद्योग से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये कुछ बातें स्पष्ट करना चाहिए। हम भी चाहते हैं विकास हो, विकास का कोई विरोधी नहीं है, बस्तर हर आदमी चाहता है बस्तर में विकास हो, लेकिन सिर्फ क्या उद्योग लगाने से विकास होगा, उसमें भी हम सहमत हैं। ठीक है, जब उद्योग लगना चाहिए, तो उद्योग लगने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह का रोजगार आप देंगे, इस बातों को भी तो स्पष्टता होना चाहिए। इससे पूर्व में हमने देखा नजरनार में बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा, वहां से बहुत से लोगों ने अपनी जमीन दी है, लेकिन आज उन्हें क्या हासिल क्या हुआ, मुआवजा देकर अलग कर दिया गया, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना वहाँ स्थानीय रूप से उनको लाभ मिल पा रहा है, आज भी वो लोग परेशान है। तो इस तरीके से कम से कम बस्तर में नहीं होना चाहिए। आज स्थितियाँ ये है, जब बस्तर की में कोई अगर बात करता है तो उद्योग विरोधी हो जाता है या विकास विरोधी, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाते हैं, प्रचारित कर लेते हैं। उद्योग का विरोध नहीं है, किसी विकास का विरोध नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से सरकारें लाएंगे सामने, इस बात का भी लेकर जनता के बीच में सरकार को अपनी बात रखना चाहिए। सरकारें नहीं रख पाती है। और इससे पूर्व जब भी बस्तर में चाहे नजरनार की बात है, चाहे छोटे छोटे और कहीं बात है, बहुत सारा जो बातें हुई है उसको लेकर लोग थोड़ा सा भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं कि वास्तव में अगर फिर यहाँ पे ऐसा होगा तो इस स्थितियाँ फिर से फिर से तो नहीं होगा। तो यही एक मेन है कि सरकारों को विकास के लेकर, उद्योगों को लेकर कोई बात है तो जनता के सामने अपनी स्पष्टता करनी चाहिए कि ये उद्योग हम यहाँ पर लगाएंगे और इतने लोगों को रोजगार देंगे, इस तरीके से इतने लोग लाभ, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को क्षेत्र के लाभ मिलेगा, ये बात स्पष्ट तौर पर आना चाहिए, जो नहीं आ पाता है। मूल सवाल पे वापस, और आखिरी सवाल है विक्रम, आप जिन मुद्दों को ज़मीन के उठा चुके हैं, क्या बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत उत्तर बस्तर की भी अगर बात करें, क्योंकि मुझे आपका पत्र याद है जो आपने राज्यपाल को भेजा था, इन मुद्दों के अलावा भी क्या ये सिलसिला अभी भी जारी है, लोग खरीद रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लगातार मैं पिछले 4-5 महीनों से इस मामले को अपने नज़दीकी से देख रहा हूँ और लगातार पता लगा रहा हूँ कहाँ पे किस स्तर पे है। जब मैंने शुरुआत बीजापुर जिले से किया तो बीजापुर जिले से आज ये स्थिति है कि पूरे बस्तर के हर जिलों से मेरे पास फ़ोन आ रहा है, जानकारियाँ मुझे मिल रही है कि भैया हमारे यहाँ भी विधायक जी इस तरीके से मामला आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व और जानकारी मुझे मिला है, उसकी भी अभी विधानसभा सत्र में आया था, मैं यहाँ से जाने के बाद उसकी और जानकारी निकालूंगा क्या है कैसा है। एक बड़े व्यक्ति का भी उसमें नाम आया है, तो उसके मामले उसको भी हम जानकारी, जहाँ भी मुझे इस तरीके से सूचनाएं मिल रही है, जानकारियाँ मिल रही है, उसको मैं सामने लाने का मैं काम कर रहा हूँ। सरकार से मांग भी कर रहा हूँ कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए, ग्रामीणों का विश्वास जीतने का काम हो। और इस तरह से कहीं ना कहीं अगर कुछ बाहरी लोग या कुछ उद्योगपति जैसे लोग या बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ पर आकर अंधाधुन अगर गरीबों की ज़मीन लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात होगा। मैं लगातार इस मामले को और उठा रहा हूँ, और भी बहुत सारे मामले हैं। ये तो मैं 100 एकड़ 150 एकड़ तक मैं पहुँच रहा हूँ, लेकिन आप जाएंगे तो पीछे जाएंगे तो 50 एकड़ 60 एकड़ का बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर लगातार वहाँ पर ज़मीनें लिया जा रहा है। एक बड़ा बस्तर को अभी नक्सल मुक्त जो बस्तर हुआ भी नहीं है, 2026 की अगर बात करें तो हुआ भी नहीं है, और ये स्थितियां हैं तो आप और हम अनुमान लगा लीजिए जिस दिन नक्सल मुक्त 2026 में हो जाएगा उसके बाद की बस्तर क्या स्थितियां रहेंगी। तो सरकारों को भी इस ओर सोचना चाहिए। जो मेरा स्पष्ट तौर पर राजनीति से हटकर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह सोचना चाहिए कि बस्तर को बस्तर रहने दिया जाए, बस्तर को बस्तर के लोगों के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ा ना हो, बस्तर में शांति हो, बस्तर की जनता का विश्वास कैसे जीते उस ओर प्रयास करना चाहिए, और एक अच्छा बस्तर के साथ हम आगे बढ़ें उस दिशा में काम होना चाहिए। आपने समय दिया विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विक्रम शाह मंडावी जो बता रहे थे कि नक्सल मुक्त होते जिसके दावे होते हैं उस बस्तर में इस दावे की रोशनी के ठीक साथ जो अंधेरा है, किसी भी रोशनी के पीछे अंधेरा होता है, उस अंधेरे में और क्या ख़तरनाक है। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है जो विक्रम बार बार आग्रह कर रहे थे कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा की मतभिन्नता से दूर होकर ये सबसे ज़रूरी है कि वहाँ के बस्तर के बाशिंदों के साथ ये जो कुछ खेल हो रहा है इस खेल को रोका जाए
उनके विश्वास की बहाली हो, क्योंकि अगर एक भी जगह खाली रह गई तो विचारधारा हो या कोई वाद हो, उसे और बेहतर पनपने में और लौटने में, बेहतर तरीके से परिष्कृत होकर लौटने में वक्त नहीं लगता है। और सरकार के लिए सबसे ज़रूरी है कि फ़िलहाल वो विश्वास की बहाली करे। तो ये मुलाकात यहीं तक, फिर कोई नया मुद्दा हो, फिर कोई नया विषय हो, उसे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।